नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, हम लोग अपने एमसीक्यू सॉल्व की सीरीज के दूसरे पार्ट में हैं और आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड पार्ट को समझेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हम लोग बुक से पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, बट कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं होता है। जब हम लोग क्वेश्चंस से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो ये चीजें ज्यादा आपके लिए लंबे समय तक आपके माइंड में बनी रहती है और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आइए बैलेंस ऑफ पेमेंट के सेकंड पार्ट को हम लोग शुरू करें और थोड़ा सा आप लोग दिमाग जरूर लगाइएगा कि क्या क्वेश्चन का आंसर होगा, फिर इस पे जो है हम लोग अपना राय रखेंगे। देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो एक पक्षीय हस्तांतरण होता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक पक्षीय हस्तांतरण। अब ये पूछा जा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है वो कहां आता है। पहला विकल्प दिया है ट्रेड अकाउंट में, व्यापार खाता में। दूसरा दिया है इनविजिबल अकाउंट में, अदृश्य खाता में। तीसरा आपका दिया है कैपिटल अकाउंट में, पूंजी खाता में। और चौथा विकल्प दिया है बोथ करेंट एंड कैपिटल अकाउंट। आपको क्या लगता है कि जो इनविजिबल जो यूनिलेटरल ट्रांसफर है वो किसका पार्ट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां रखा जाएगा। आप दोस्तों जानते हैं, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो पार्ट होते हैं। एक जो होता है करेंट अकाउंट होता है और दूसरा दोस्तों होता है कैपिटल अकाउंट होता है। करेंट अकाउंट में आपने देखा कि ये दो भाग में बटा होता है करेंट अकाउंट। एक को हम बोलते हैं विजिबल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट और दूसरे को बोलते हैं इनविजिबल अकाउंट। जो इनविजिबल अकाउंट है ये जो है बटा होता है सर्विस में, इनकम में और ट्रांसफर में। तो जो ये इनविजिबल है, अदृश्य है, आप यहां जो ट्रांसफर देखेंगे ना, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर को दिखाता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसा मद जो सिर्फ जिसका एक पक्ष हो, यूनिलेटरल ट्रांसफर है। मतलब जैसे मान लो तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई दुबई में रहता है और वो दुबई से तुम्हारे लिए पेमेंट भेजता है। मान लो कि तुमको 70,000 रुपए तुमको भेजा घर के लिए, तो आप इसके बदले में भाई को कुछ नहीं देते, सिर्फ प्यार और थैंक यू बोल देते हैं। तो ये जो 70,000 है ना, ये होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें सिर्फ एक पक्ष है, सिर्फ पाना या फिर देना। तो ये दोस्तों होगा इनविजिबल अकाउंट का पार्ट। इसका सही आंसर है इनविजिबल अकाउंट। और इसमें आप समझ चुके होंगे कि करेंट अकाउंट में आता है, विजिबल और इनविजिबल में। इनविजिबल में सर्विस होता है, इनकम होता है और ट्रांसफर। तो यही प्रश्न यहां पे हमने पूछा हुआ था कि किसका पार्ट होता है। फिर देखिए, एक यूपीएससी प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था कि परचेज ऑफ कंपनी शेयर बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स पार्ट ऑफ। जैसे मान लो कि तुम्हारी रिलायंस की कंपनी है और उसके शेयर जो है कोई एक विदेशी इन्वेस्टर खरीद रहा है। ये कहां आएगा, ट्रेड अकाउंट में आएगा, इनविजिबल अकाउंट में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा कि करेंट और कैपिटल, बताइए किस में आएगा। देखिए, ट्रेड अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित है। जो व्यापार खाता है ये सिर्फ वस्तुओं, वनलीज कमोडिटीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से संबंधित है। इनविजिबल दोस्तों जहां अकाउंट है, मैं बता चुका हूं कि इनविजिबल अकाउंट में जो अदृश्य है वो तीन भाग में बटे हैं, सर्विस, इनकम और ट्रांसफर। सर्विस का मतलब सेवाओं के आयात और निर्यात से है। इनकम का मतलब यह है कि जो मल्टीनेशनल कारपोरेशन जो पैसा कमाते हैं वो अपनी इकोनॉमी में भेजते हैं या हमारी कंपनियां वहां से यहां ट्रांसफर करती है। और ट्रांसफर का मतलब है एक पक्षीय हस्तांतरण। ये भी इनविजिबल अकाउंट में ये चीजें नहीं आएगी, ना तो ये ट्रेड अकाउंट में आएगी ना इनविजिबल अकाउंट में। देखिए, जो कैपिटल अकाउंट है जिसमें हम दिखाते हैं बारोइंग और लेंडिंग को, कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम कैपिटल किस तरीके से बारो कर रहे हैं और लेंड कर रहे हैं। इसमें आपने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक पार्ट है। आप मेरे वीडियो को देखिएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो चीज है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसमें जो है ये जो है परचेज ऑफ कंपनी शेयर। जब विदेशी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हमारे कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो ये हमेशा जो है एफपीआई का पार्ट होगा। और एफपीआई आप जानते हैं कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो इसका सही आंसर है कैपिटल अकाउंट। ये करेंट और कैपिटल बोथ ये भी गलत आंसर हो जाएगा। तो इसका सही है, जब भी कोई कंपनी हमारी कंपनियों में या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, शेयर को अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर खरीदता है तो ये दोस्तों हमेशा ही जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। और ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमेशा जो है कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है, लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। अब देखिए, यहां पे एक और भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि जीडीआर एंड एडीआर आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंड बारोइंग। देखिए, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आपने सुना होगा, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आपने सुना होगा। इसके माध्यम से हमारी कंपनियां रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पेमेंट ले लेती हैं, पैसा बारो कर लेती हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एडीआर और जीडीआर किसके पार्ट है, ट्रेड अकाउंट के, व्यापार खाता के, विजिबल अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के या फिर बोथ करेंट और कैपिटल अकाउंट के। देखिए दोस्तों, इसके विषय में मैं पूरी क्लास ले चुका हूं, जीडीआर के बारे में और एडीआर के बारे में। आप इसको आप देखिएगा, आपको अगर वीडियो मिल जाएगा तो कैपिटल जिसमें मैंने पढ़ाया है
फाइनेंस में मैंने बहुत ही अच्छे से एडीआर और जीडीआर को कंप्लीट किया है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है, और आईडीआर इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या है। जीडीआर और एडीआर के माध्यम से भारतीय कंपनियां ग्लोबल लेवल पे यूरोप से या यूएस से जो लोन ले सकती हैं, अमेरिका एडीआर के माध्यम से यूएस से लोन ले सकती हैं, और आईडीआर के माध्यम से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनियां भारत से लोन ले सकती हैं, यहां से कैपिटल ले सकती हैं। दोस्तों जो ये जीडीआर इश्यूज होता है या डिपॉजिटरी रिसीट्स ये इश्यूज होता है, हमेशा ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाता है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। और कैपिटल अकाउंट में देखिए दो चीजें होती है, एक शॉर्ट रन कैपिटल अकाउंट होता है, शॉर्ट रन कैपिटल अकाउंट होता है, और एक होता है लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट। तो जो लॉन्ग रन कैपिटल अकाउंट है उसमें होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट हैं, एफडीआई और एफपीआई। तो जहां एफपीआई की बात होगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें एडीआर और जीडीआर को इंक्लूड किया जाएगा। तो ट्रेड अकाउंट गलत आंसर है, विजुअल अकाउंट भी गलत आंसर है, सही आंसर है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों में आएगा नहीं। तो जब भी ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आप देखिएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हमेशा एडीआर जीडीआर या कहीं भी इस तरीके से फॉरेन कैपिटल की बारोइंग और लेंडिंग की बात होगी तो हमेशा ही कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा। और कैपिटल अकाउंट में भी अगर ये क्वेश्चन और भी टेक्निकल बता के हम एफडीआई अलग से एक सेगमेंट देखते और एफपीआई अलग सेगमेंट देते तो हमेशा ही ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत जाएगा। तो आप इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा कि क्या इसका जो है सही आंसर है। अब देखिए जो चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का वो है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिप्रेजेंट। जो व्यापार शेष है, व्यापार संतुलन भी आप इसको कहते हैं या व्यापार शेष भी कहते हैं, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड वो क्या दिखाता है? एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट वैल्यू प्लस इंपोर्ट वैल्यू, और फिर जो है एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट वैल्यू ऑफ सर्विसेज बोथ। देखिए ये बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की दोस्तों बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने कहा दो भाग में बटा होता है। एक को हम करेंट अकाउंट कहते हैं और दूसरे को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। जो करेंट अकाउंट है दोस्तों ये दो भागों में बटा है। एक को हम विजिबल अकाउंट कहेंगे, विजिबल अकाउंट कहेंगे, और दूसरे को हम कहेंगे इनविजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट कहेंगे। जो विजिबल अकाउंट है इसी को हम ट्रेड अकाउंट कहते हैं। और जो ट्रेड अकाउंट है भारत में अगर आप देखिएगा तो ट्रेड अकाउंट में सिर्फ वस्तुओं के, इस चीज को ध्यान रखिए, सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित है, वस्तुओं के आयात और निर्यात से संबंधित है, आयात और निर्यात से संबंधित है। इसमें कहीं भी सेवा नहीं आएगा, सिर्फ वस्तुओं के आयात और निर्यात से यह संबंधित है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए बैलेंस ऑफ ट्रेड तो इस अकाउंट के बैलेंस को पूछा जा रहा है, ट्रेड अकाउंट के। तो ट्रेड अकाउंट का बैलेंस क्या होगा? जो एक्सपोर्ट हम करते हैं गुड्स का उसकी वैल्यू देख लेते हैं, और जो हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स का उसकी वैल्यू देख लेते हैं। दोनों का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए कि भारत ने 1000 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया और भारत ने 1700 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। अब दोनों का अंतर क्या होगा? -700 मिलियन डॉलर। तो ये जो -700 मिलियन डॉलर है वो दिखा रहा है कि हम एक्सपोर्ट सिर्फ 1000 करोड़ का कर रहे हैं, इंपोर्ट 1000 जो है 700 का कर रहे हैं। तो ये जो 700 मिलियन डॉलर है ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड दिखाएगा। मतलब ये है कि ये दिखाएगा कि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमेशा जो है सिर्फ वस्तुओं का होता है। कई बार आप देखिएगा मलेशिया आदि इकोनॉमी में सर्विसेज को भी बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट माना जाता है, लेकिन भारत में सिर्फ विजिबल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट में सिर्फ वस्तुओं को दिखाया जाता है। इनविजिबल में अलग से आप देखेंगे सर्विस अकाउंट होता है, और इसमें जो है इनकम होता है, और इसमें ट्रांसफर होता है। तो कुल मिला के जुला के दोस्तों जो भारत का जो ट्रेड अकाउंट है या बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो सिर्फ दिखाएगा एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट वैल्यू। मैं बताऊं कि भारत में हमेशा ही जो एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स है वो कम होता है और इंपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स है वो अधिक होता है। इसलिए भारत में बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा आप देखेंगे निगेटिव होगा। भारत में बैलेंस ऑफ जो ट्रेड निगेटिव है कहीं ना कहीं ये अच्छी सिचुएशन नहीं दिखाएगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड का निगेटिव होना कहीं भी बहुत आप अच्छाई से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बहुत कम है और इंपोर्ट कैपेसिटी ज्यादा है। आप जानते हैं कि हम जो है कच्चे तेल का, फ्यूल का, बड़े पैमाने पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, इंजीनियरिंग सामान का हम इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल का, कैपिटल गुड्स का बहुत बड़े इंपोर्टर है। तो दोस्तों जो मैंने जैसे कि बताया कि जो है क्रूड ऑयल का बहुत बड़े इंपोर्टर है, तो ये हमेशा ही मोबाइल्स का है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का है। तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये हमारे एडवर्स में चली जाती हैं। भारत में बहुत ही
कम समय ऐसा रहा है, जैसे कि एक 1974-75 का वर्ष था जो हमारे में बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव था, ऐसे ही 1976-77 का वर्ष था जिसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव था, बाकी निगेटिव भी होता है। तो दोस्तों अगर इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जहां तक मेरा मानना है बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व किया करिए और हमेशा ही अपने क्षमताओं का जो है प्रयोग करिए। हिम्मत मत हारिए, कोविड का समय है, सब लोग परेशान हैं, कुछ ऐसे ही खबरें मिलती हैं जो मन को व्यथित करती हैं, दुखी करती हैं, लेकिन फिर भी हम उस महान सत्ता का जिसको हम आराध्य है, जो शक्ति है, जिसका पूजा करते हैं, उसमें दृढ़ विश्वास बनाए रखिए। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का सेवा करिए और जो भी आपसे हो सके समाज में जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सके वो जरूर करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।